हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं सतवाना। तो जैसे कि लास्ट सेशन में हमने जो है सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स जो था उससे रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट किया पहले, फिर दूसरी वीडियो में हमने उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं उसको कंप्लीट किया। आज के सेशन में हम करने वाले हैं सतवानास, जो कि एक साउथ इंडियन डायनेस्टी थी, और इस वंश के बारे में हम पूरा ओवरऑल चैप्टर का रिवीजन करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि डिजिटली बने होंगे, आप जिसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हम इस चैप्टर से किस पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो उन क्वेश्चंस को वहीं पे ही डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि हमने देखा लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा, 1500 से लेके 500 बीसी तक का टाइम पीरियड कौन सा है, वैदिक पीरियड है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद रखनी है, वो ये याद रखनी है आपको कि ये तो है नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, और ये है इधर साउथ इंडिया में। तो अब हम देखेंगे इस टाइम लाइन पे कि उस समय नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था और साउथ इंडिया में क्या चल रहा था। जिस समय नॉर्थ इंडिया में 1500 से 500 बीसी का टाइम पीरियड था, उस समय साउथ में न्यूलिथिक एज चल रही थी, और न्यूलिथिक एज में हम क्या जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे आ गया था, ठीक है। फिर 500 से 300 के टाइम पीरियड में महाजनपदास होते हैं, यानी कि जनपद बनना स्टार्ट होती है। उस समय यहाँ पे मेगालिथिक एज चल रही होती है साउथ में। मेगालिथिक एज क्या होती है? मेगालिथिक एज में जो भी बरियल्स होते हैं, यानी कि जो कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको दफना दिया जाता है, उसके दफनाने के बाद उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर से जो है क्या है, कवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेगालिथिक एज चलती है यहाँ पे, ठीक है। हम जानते हैं कि 1000 बीसी के समथिंग नॉर्थ में क्या आ रहा है, नॉर्थ में आयरन आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, धीरे धीरे जब नॉर्थ का साउथ से कॉन्टैक्ट होगा तो यहाँ पे भी चीजें जो है फ्लो होंगी, ठीक है। यहाँ से आइडियाज फ्लो होकर यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे भी मेगालिथिक एज के टाइम तक आते आते यहाँ भी आयरन के बारे में लोगों को जानकारी हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं 323 से 185 का टाइम पीरियड जो है, 185 बीसी का टाइम पीरियड मौर्य टाइम पीरियड है। मौर्य के बाद है आपका सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब जब सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट हम नॉर्थ में पढ़ रहे हैं तो उसी समय साउथ में स्टेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और यहाँ जो पहला स्टेट बन निकल के आता है वो सतवानास होता है। सतवानास जो है पहले महाराष्ट्र के एरिया में होते हैं, फिर उसके बाद आंध्र के एरिया में जाते हैं, ठीक है। अब मौर्य वंश के बाद यहाँ पे नॉर्थ में क्या आएगा, मौर्य के बाद आएगा यहाँ पे शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आएगा। तो ये तो नॉर्थ का रहा। साउथ में यहाँ देखेंगे हम सतवानास को। आज प्रॉपर्ली हम सतवानास को कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब यहाँ से अच्छा, स्टार्टिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कैसे होता है, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, आइडियाज यहाँ से यहाँ फ्लो होके आ रहे हैं। तो कौन कौन से आइडियाज फ्लो होके आ रहे हैं वो हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है, कॉइन। सबसे पहले कॉइन्स जो है कहाँ पे आ रहे हैं, ऊपर कुशांस लेके आ रहे हैं। कुशांस जो है कैसे कॉइन्स कर रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स को इशू कर रहे हैं, और गोल्ड कॉइन्स भी प्योरिटी के मामले में बहुत बेहतर हैं गुप्ता टाइम के पीरियड से। इंडो ग्रीक भी कॉइन इशू कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो कॉइन्स का आइडिया है वो यहाँ पे साउथ में आ रहा है। उसके बाद ब्रंट ब्रिक का जो आइडिया है वो भी यहाँ पे आ रहा है। यदि हम ब्रंट ब्रिक का एक देखें एग्जाम्पल तो करीमनगर में मिलता है। एक क्या एविडेंस मिलते हैं, ब्रंट ब्रिक के एविडेंसेस मिलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी हमें अर्बनाइजेशन के क्या मिलते हैं, अर्बनाइजेशन का हमें एक ये एग्जाम्पल मिल रहा है कि कुछ कुएं मिले हैं यहीं करीमनगर में ही। कुओं का यूज हो रहा है, फ्लोर पे टाइलिंग का यूज हो रहा है, ठीक है। टाउन्स में ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड है, ठीक है। 30 दीवार से घिरा हुआ एक क्या है, एक घर नगर मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से अर्बनाइजेशन के एविडेंस भी करीमनगर से मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। आयरन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या हो जा रही है, आ रही है। आयरन के बारे में तो पहले जानकारी थी, लेकिन नॉर्थ में जो बेहतर आयरन टेक्नोलॉजी थी उसके बारे में जानकारी फ्लो करके साउथ तक भी पहुंच रही है, और राइटिंग स्किल्स भी इनके पास आ रही हैं। तो धीरे धीरे जब ये सारी चीजें इनके पास आती जा रही है तो उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आइडियाज फ्लो होकर नॉर्थ टू साउथ आ रहे हैं। उसके बाद स्टेट फॉर्मेशन होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अब तक यहाँ पे कोई भी स्टेट फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो पहला स्टेट कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है आपका सतवानास, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सतवानास का मेनली एरिया कौन सा था। तो सतवानास का एरिया जो था वो देखो, ये एरिया है आपके गुजरात से इधर होते हुए, ये पूरा एरिया सतवानास का है। इनकी जो कैपिटल थी वो प्रतिष्ठान थी, और दूसरी कैपिटल इनकी अमरावती थी। ये हमें याद रखना है, ठीक है। हमें पता कैसे चलता है कि साउथ इंडिया में जो स्टेट फॉर्मेशन हो रहा है उसमें पहला वंश सतवाहन निकल के आ रहा है। तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है पुराण से, जो पुराण है, और इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। इनके थ्रू हमें क्या पता चल रहा है, इनके थ्रू हमें पता चल रहा है कि पहला जो राज्य था वो सतवानास का था, ठीक है। अर्ली सतवानास जैसे कि हमने डिस्कस किया, कहाँ थे अर्ली सतवानास, महाराष्ट्र की साइड में थे, और उसके बाद फिर कहाँ पे आ रहे हैं, एक सेकेंड, महाराष्ट्र में थे, उसके बाद आंध्र साइड में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है।
अच्छा, यहीं पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो ये 2005 में पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस में। यहाँ पे पूछा है सतवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, मतलब इनकी जो कैपिटल है वो कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है ए, अमरावती में। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके किंग्स के बारे में कि कौन कौन से किंग्स यहाँ पे हुए। ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें एक चीज क्या देखनी है कि सिमुक जो है उसको फाउंडर कहा जाता है, यानी कि हमें याद रखना है, सीधे जो हाईलाइटेड एरिया है वो हम याद रखते हैं, है फाउंडर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब सिमुक के बाद कौन आता है? सिमुक के बाद इसका ही भाई होता है कान्हा, जो कि इसको सक्सीड करता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि सतवाहनास का फाउंडर कौन था, तो सिमुक नाम का एक राजा था जो कि सतवाहना वंश का जो है संस्थापक था। ठीक है, आगे हम इंपॉर्टेंट किंग्स को देखते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट किंग्स हुए थे। तो सबसे पहले देखो शतकर्णी वन है किंग। इनका टाइम पीरियड 70 बीसी से 60 बीसी तक का टाइम बताया जाता है और इन्हें दक्षिण पथपति भी कहा जाता है। किसमें? नानी घाट इंस्क्रिप्शन में इनको कहा गया है। ठीक है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? इनकी वाइफ नग्निका के द्वारा बनाया गया था। कौन थी इनकी वाइफ? नग्निका, उनके द्वारा ये इंस्क्रिप्शन नानी घाट इंस्क्रिप्शन बनाया गया था। ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में भी सतकर्णी वन के बारे में मिलता है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किसका था? हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। आपको ये भी बताना है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किस राजा से रिलेटेड है और ये राजा किस वन से रिलेटेड। दोनों ही क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है नीचे। ठीक है, और फिर क्या देखते हैं हम, सतकर्णी वन ने क्या किया था? इन्होंने वेस्ट जो मालवा का एरिया था उसको कैप्चर किया था। किससे? शुंगास से इन्होंने कैप्चर किया था। ठीक है, इनके बारे में ये ध्यान रखना है। फिर अगले राजा एक आते हैं हाल। ठीक है, हाल के बारे में से कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, बट ये बताया जाता है कि मत्स्य पुराण में इन्हें 17वां सतवाहन राजा बताया गया है। और जो इन्होंने कंपाइल किया था, क्या किया था? गाथा सतसई को इन्होंने कंपाइल किया था। तो याद रखना है गाथा सतसई किसकी है, तो लेट्स हाईलाइट इट। गाथा सतसई किसकी है? तो ये है हाल की। ठीक है, और यहां देख लेते हैं, तो इन्हें दक्षिण पथिपतिनाथ बोला गया है। नानी घाट इंस्क्रिप्शन में भी इनके बारे में बोला गया है, ये याद रखना है। इनकी वाइफ थी नग्निका। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में भी, और इन्होंने वेस्टर्न मालवा को क्या किया था? कैप्चर किया था। अब हम यहाँ देखते हैं अगले किंग आते हैं 106 से, एक सेकेंड, अगले किंग आ रहे हैं 106 एडी से 130 एडी तक के टाइम पीरियड में, गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक है, इनको यहाँ देखते हैं। तो ये है गौतमी पुत्र शतकर्णी। इनकी मदर का नाम गौतमी बालाश्री था। ठीक है, याद रखना है, गौतमी बालाश्री ने ही क्या हुआ था, इन्हें डिस्क्राइब किया है एक ब्राह्मण के रूप में। कहाँ पे? नासिक और नानगढ़ के इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो याद रखना है दोनों इंस्क्रिप्शन किसके? इनकी माता के, और इन्हें क्या बोला गया? एक ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, एक ब्राह्मण कहा गया है। किसने कहा? इनकी माता गौतमी बालाश्री ने कहा है। ठीक है, अगला क्या याद रखना है, इन्हें क्षत्रिय दर्प मर्दन भी कहा गया है नासिक इंस्क्रिप्शन में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। इन्हें क्या बोला गया? क्षत्रिय दर्प मर्दन, डेस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रियास। ठीक है, ये याद रखना है। इन्हें डेस्ट्रॉयर ऑफ शकास, पहलवास और यवंस भी कहा गया है। इन्होंने ब्राह्मण्स को पैट्रनाइज किया था और इसके अलावा इन्होंने कुछ केव्स जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क को भी दी थी। ये इसके बारे में कहाँ मेंशन है? इसके बारे में कार्ली इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, इन्होंने पूरे डेक्कन एरिया को कैप्चर किया और इनकी एम्पायर को आगे एक्सपेंड करने का काम किया। तो इनके बारे में दो चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एक तो इनकी माता का नाम भी याद रखना है, गौतमी बालाश्री है, और इनका ही इंस्क्रिप्शन है नासिक इंस्क्रिप्शन और नानगढ़ इंस्क्रिप्शन, और इन्हें वहां पे इन्हें एक ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, नासिक इंस्क्रिप्शन में क्या बोला गया है? क्षत्रिय दर्प मर्दन भी कहा गया है। तो देखो ऑलरेडी हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सतवाहनास हैं, और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि शकास की जो है काफी सारी ब्रांचेस आती हैं, 5 ब्रांचेस में आते हैं, जिसमें वो अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा के एरिया में आते हैं। ठीक है, वेस्टर्न डेक्कन एरिया में आते हैं, अपर डेक्कन एरिया में। जो इनकी सबसे लंबी जो ब्रांच चलती है वो ये वेस्टर्न छत्रपास वाली है। ठीक है, अब जब सतवाहन यहाँ पे हैं और ये शकास यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि इनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सतवाहनास में इनका जो है नहापना के साथ क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है। याद रखना है किसके साथ? नहापना के साथ। और ये नहापना को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। तो ये चीज याद रखनी है कि नहापना को किसके द्वारा मारा गया था? तो शतकर्णी वन के द्वारा मारा गया था। वन, ये याद रखना है, क्योंकि अभी हम शतकर्णी 2 के बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्या याद रखना है? नहापना को किसने मारा था? गौतमी पुत्र शतकर्णी वन ने मारा था। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये पूछ लिया गया है क्वेश्चन आपका यूपी आरओ में 2016 में कि ए का ब्राह्मण जो है किस शासक के लिए प्रयुक्त किया गया है? आंसर क्या होगा? गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 130 एडी से 154 एडी में वशिष्ठ पुत्र पुलमई आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं? वशिष्ठ पुत्र पुलमई। ठीक है, कार्ले केव के इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में मेंशन किया गया है। इन्होंने रुद्रदमन वन की बेटी के साथ शादी की थी। रुद्रदमन वन कौन है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रुद्रदमन वन, जिसने क्या किया था? कठियावाड़ के
सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। तो इनकी बेटी से शादी करता है, इस बारे में कहा गया है, तो इस बारे में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में कहा गया है। इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करके कृष्णा रिवर के मुंह तक ले गए थे ये, ठीक है, मुहाने तक लेके गए थे। इन्होंने एक नाव के आकार के, ये चीज याद रखनी है, इशूड कॉइन, शिप की इमेज उस पर छपी हुई है, ऐसे कॉइन्स उन्होंने क्या किए हैं, इशू किए हैं। उसको हम यहाँ देखते हैं। तो देखो यहाँ देखते हैं, ये है वो इमेज जहाँ पे ये है वो कॉइन जिसको इन्होंने बनाया है। ये देखो इस तरीके से बोट बनी हुई है, ठीक है, फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये बोट वाले किसने किए थे, तो वशिष्ठ पुत्र पुलमई ने इसको इशू किया था। अगला एक और राजा आता है, वो है यज्ञश्री सतकर्णी, ठीक है। यज्ञश्री सतकर्णी के बारे में कानेरी केव्स में बताया गया है। 165 एडी से 194 एडी का टाइम पीरियड है इनका। इन्हें लास्ट ग्रेट रूलर कहा गया है। यहाँ के बाद सारे रूलर्स जो है वीक रूलर्स आएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट होता जाता है इन सब में, और क्या होता है, धीरे धीरे इनका वंश जो है वीक होता चला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया था, कोंकण और मालवा एरिया को शकास से कंक्वायर किया था। तो ये भी चीज याद रखनी है हमें, ठीक है। हाँ, इनके बारे में एक चीज और रहेगी, इन्होंने रिपेयर किया था अमरावती के स्तूप को, रिपेयर किया था। किसने किया था, वशिष्ठ पुत्र पुलमई ने रिपेयर किया था। तो इस तरीके से हमने जो है सभी चीजें कंप्लीट कर ली। जितने राजा थे उनके बारे में देख लिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा थे, उनके बारे में डिस्कस किया हमने, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि हाँ, एक चीज और याद रखनी है, देखो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। वशिष्ठ पुत्र पुलमई के साथ रुद्रदमन का 2 बार कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन ये मारते नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इनकी डॉटर से इन्होंने शादी कर रखी है, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं कि सतवाहनास का पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप की थी, ठीक है। तो यहां देखो क्या देखेंगे, इन्होंने कुछ फीचर जो है वो मौर्य एम्पायर से कॉपी किए थे, एज इट इज यहाँ पे लेके आए थे। जैसे आहार वगैरह हो गया, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब कि पूरा जैसे कि आज वर्तमान में होता है कि पहले क्या है, पीएम है, पीएम के बाद किसी स्टेट के सीएम है, ठीक है, सीएम के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट में कोई डीएम है, इस तरीके से। तो धीरे धीरे जो है क्या है, डिवाइडेड है चीजें। यहाँ देखो आहार में क्या है, आहार्स हैं। आहार्स कौन होंगे, डिस्ट्रिक्ट के जो हेड होंगे उसको आहार बोलेंगे। इसको अमात्य भी बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, इसको महामात्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, महामात्य, ठीक है। राजा को यहाँ क्या मान रहे हैं, राजा को दैवीय गुण से संपन्न मान रहे हैं, कि मतलब डिवाइनली पावर्स हैं राजा में, और राजा को धर्मशास्त्र जो है वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अशोक के एम्पायर से प्रभावित थे, जैसे कि आहार है वो जिलों में इसको अमात्य या महामात्य भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, राष्ट्र। राष्ट्र को जो चलाने वाला होगा, राष्ट्र का जो हेड होगा वो कौन होगा, महाराष्ट्र का होगा, ठीक है। ये भी याद रखना है, क्या बोलेंगे उसको, महाराष्ट्र का बोलेंगे। ग्राम में क्या है, तो ग्राम में जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उसको ग्रामिका या गौलमिका बोलते हैं, गौलमिक। और ये क्या होती है, इसकी खुद की एक आर्मी होती है, जिसमें इसके पास 9 क्या होते हैं, रथ होते हैं, 9 हाथी होते हैं, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते हैं इसके पास। मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक तरीके से हम ये देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्या दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी दिख रही है, मिलिट्री कंट्रोल एक, ठीक है। मतलब एक अच्छे से कंट्रोल किया जा रहा है कि ये खुद से ही चीजें यहाँ पे संभाल ले। उसके लिए इसको एक आर्मी प्रोवाइड करी जा रही है। किस लिए प्रोवाइड करी जा रही है, ताकि यहाँ पे लोकल लेवल पे एक तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखे। तो यहाँ मिलिट्री गवर्नरशिप का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मिलिट्री गवर्नरशिप का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि शायद इन्होंने सकाश से इंस्पायर होकर मिलिट्री गवर्नरशिप का कॉन्सेप्ट रखा होगा। यहाँ पे 2 टर्म्स और यहाँ याद रखने हैं, देखो कटक और स्कंदावर्स, ठीक है। स्कंदावर और कटक क्या होते हैं, ये एक स्पेशल टाइप के मिलिट्री कैंप्स होते हैं। जैसे कि राजा कहीं जा रहा है दौरे पे, तो ये सारे मिलिट्री कैंप्स राजा के साथ साथ वहां पे जाएंगे, और वे तब तक प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करते थे जब तक वहां राजा स्वयं रहता था, ठीक है। तो इस तरीके से ये कटक और स्कंदावर्स हैं, ये भी याद रखने हैं। सो लेट्स हाईलाइट इट। यहाँ पे देखेंगे कटक, एक सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे कटक और स्कंदावर्स, और यहाँ पे तीनों चीज पता हो, आहार, राष्ट्र और ग्राम क्या है, और इनको हेड करने वाले लोग क्या हैं, ग्रामिका, गौलमिका या महाराष्ट्रिका या अमात्य, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इनके ऑफिशियल्स के बारे में देखेंगे। इनके ऑफिशियल्स कौन कौन थे, तो देखो सेनापति होता था। सेनापति कौन होता था, सेनापति को शासनाध्यक्ष या गवर्नर भी कहा जाता था, प्रोविंस का गवर्नर होता था। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये मिलिट्री गवर्नरशिप का कॉन्सेप्ट है। ये कुछ फ्यूडल गवर्नर्स भी होते थे। फ्यूडल गवर्नर्स यानी कि जो सामंत होते थे 3 श्रेणी के होते थे, जिसमें एक होता था राजा, एक होता था महाभोज और एक होता था सेनापति, ठीक है। इसको यहाँ बनाते हैं, इसका एक चार्ट।
क्या है ये? एक है राजा, एक है महाभोज और एक है सेनापति। ठीक है, राजा क्या करता था? राजा के पास क्या राइट होता था? ये कॉइन्स इश्यू कर सकता था। क्या कर सकता था? कॉइन्स इश्यू कर सकता राजा। ठीक है, इन्हें क्या होते थे? इनके खुद के इलाकों के कुछ ना कुछ इन्हें दायित्व दिए जाते थे, वो इन्हें निभाने होते थे, वो कंप्लीट करने होते थे। ठीक है, अच्छा लैंग्वेज देखें तो लैंग्वेज जो है वो इनकी कैसी थी? प्राकृत लैंग्वेज थी, लेकिन स्क्रिप्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। और ये इन्होंने संस्कृत का भी कहीं कहीं यूज किया है, बट रेयरली यूज किया है, ऐसा नहीं कि हर जगह यूज किया हो। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है। ऐसा यदि ऑप्शन में आता है कि इन्होंने संस्कृत का यूज किया ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, इन्होंने किया है संस्कृत का यूज, बट रेयरली यूज किया है। अब हम यहाँ पे इनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि इनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था। तो देखो इनके पास क्या था? इनके पास 1 लाख की इन्फेंट्री थी, 2000 कैवेलरीज थे और 1000 एलिफेंट्स थे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इनकी इतनी विशाल सेना थी। ठीक है, इसके बाद क्या है? इन्होंने, हाँ देखो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, इन्होंने क्या किया था? ग्रांट करना स्टार्ट किया था। कौन सा ग्रांट? रिलीजियस ग्रांट। ठीक है, रिलीजियस ग्रांट मतलब कि कोई भी ब्राह्मण है या फिर कोई भी बुद्धिस्ट मॉन्क है, इन्होंने उन्हें फ्री विलेजेस ग्रांट किए थे, फ्री लैंड ग्रांट की थी। तो ये लैंड ग्रांट और विलेज ग्रांट का कॉन्सेप्ट सतवानास ने ही स्टार्ट किया था। रीजन क्या था इसको स्टार्ट करने का? देखो ऐसा माना जाता है, जैसे कि आर एस शर्मा आपकी बुक है वहां पे बताया गया है, जब हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, कि ये जो राजा थे ये एक ट्राइब थे। सतवानास पहले एक ट्राइब थे, जनजाति थे, बाद में ये ब्राह्मण बने, यानी कि इनका ब्राह्मणाइज्ड हो गए, ट्राइब्स गॉट ब्राह्मणाइज्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब इनकी सोसाइटी में उनको उतना प्योर ब्राह्मण नहीं मानेंगे। ठीक है, इस वजह से ये क्या करते थे? ये लैंड ग्रांट्स देते थे। किसको? ब्राह्मण्स को, क्योंकि ब्राह्मण्स का उस समय प्रभुत्व अधिक था। बुद्धिस्ट मॉन्क्स को इनकी बातें सब लोग सुनते थे, जिस वजह से क्या हो कि राजा की प्रशंसा करें, राजा अपनी पोजीशन को सिक्योर कर सके। ठीक है, उसके बाद देखो गौतमी पुत्र शतकर्णी जो है, हाँ एक चीज और हमें याद रखनी है, यहां देखते हैं। गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में हमें एक चीज क्या याद रखनी है? देखो इसने क्या किया था? जो वर्ण सिस्टम है, ठीक है, क्या है? वर्ण सिस्टम प्लस जो वर्ण शंकर है, यानी कि वर्ण सिस्टम क्या है? वर्ण सिस्टम वही 4 सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और वर्ण संकर का क्या मतलब है? कि शकाज हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि शकाज हैं, जब शकाज आ रहे हैं इंडिया में रह रहे हैं और उनका भारतीयकरण हो जा रहा है, तो वो किस श्रेणी में रखे जा रहे हैं? तो देखो क्षत्रिय की यहाँ पे 2 श्रेणी होगी, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। जो पहले श्रेणी है उसमें तो जो प्योर क्षत्रिय थे, जो ओरिजिनल क्षत्रिय हैं, वो रखे जा रहे हैं, और जो आके जिनका भारतीयकरण हो जा रहा है वो दूसरी श्रेणी में रखे जा रहे हैं। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी ने ये जो वर्ण संकर हो रहा है इसको रोकने का प्रयास किया था। तो इन दोनों चीजों को भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने वैदिक सैक्रिफाइसेस भी किए थे काफी सारे, तो ये भी याद रखना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सतवानास देखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनकी इकोनॉमी देखने की कोशिश करेंगे कि उस समय इनकी इकोनॉमी किस टाइप से थी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ट्रेड जो है, मर्चेंट जो है काफी ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड मर्चेंट गिल्ड्स बन रही है जिन्हें सेठी कहा जा रहा है। ठीक है, ट्रेड के पोर्ट्स जो थे वो कल्याणी पोर्ट्स और गंजम पोर्ट्स हैं। ट्रेड के सेंटर जो थे वो प्रतिष्ठान और तागरा, ये जो है क्या है? इनके ट्रेड सेंटर्स हैं। सोपारा और बरूच जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग आउटपोस्ट हैं, तो इनको याद रखना है कौन है? सोपारा और बरूच, दोनों पोर्ट्स जो है इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इनके टाइम के। ठीक है, इंपोर्ट्स के लिए। अब इंपोर्ट आइटम क्या था? तो इंपोर्ट आइटम में ये वाइन लाते थे, और क्या लाते थे? क्लॉथ, ग्लास और स्वीट क्लोवर्स, ये सभी इंपोर्टेड आइटम्स थे। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में देखते हैं। तो देखो एग्रीकल्चर का इंटेंसिफिकेशन हो गया था, यानी कि और गहनीकरण हो गया था एग्रीकल्चर का। पैडी ट्रांसप्लांटेशन आया। आइडिया कहाँ से आया? नॉर्थ से, नॉर्थ टू साउथ पैडी ट्रांसप्लांटेशन का आइडिया आया। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो फॉरेन अकाउंट्स थे वहां पर सतवानास को किस लिए याद किया जाता है? इनके कॉटन प्रोडक्ट्स के लिए। सो ये भी चीज याद रखनी है, किस लिए याद किया जाता है? इनके कॉटन प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हाँ देखो एक चीज जो हमें याद रखनी है यहाँ पे, ये है गांधिकास। ठीक है, गांधिक क्या होते हैं? ये परफ्यूमर्स थे, यानी कि ऐसे लोग जो इत्र बनाने का काम करते हैं। और इन्हीं से क्या हुआ था? इन्हीं से ही गांधी जो आज का सरनेम है वो यहीं से निकला है, ऐसा आर एस शर्मा बुक में आपके में दिया गया है कि जो गांधी है वर्ड
सरनेम वो यहीं से निकला है। ये गंधिकाश जो थे पहले तो ये परफ्यूमर्स थे, लेकिन बाद में ये ही शॉपकीपर्स के रूप में इनका यूज किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखना है हमें, अब हम देखते हैं कॉइनेज सिस्टम। ठीक है, कॉइनेज सिस्टम में क्या था, तो देखो ये 14 के कॉइन इशू किए हैं इन्होंने, कॉपर कॉइन्स और ब्रोंज कॉइन्स इशू किए हैं। तो तीनों चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है, 14 के कॉइन्स इशू किए हैं, कॉपर कॉइन्स और ब्रोंज कॉइन्स। 14 में क्या होता था, 14 में आपका कॉपर, टिन और लेड को मिक्स कर दिया जाता था। मेनली यूज्ड मटेरियल फॉर कॉइन्स, कॉइन्स के लिए मेनली यूज्ड मटेरियल क्या था, वो था लेड। तो ये भी याद रखना है, लेड जो है मेनली यूज मटेरियल था। इनके सिल्वर कॉइन्स को क्या बोल रहे हैं, तो इनके सिल्वर कॉइन्स को करशपन बोल रहे हैं। ठीक है, और यूज किसके लिए होते थे, ये सिल्वर कॉइन्स का यूज ट्रेड के लिए किया जाता था। देखो इस तरीके से इनके कॉइन्स हैं ये। यहाँ पे क्या है, एक साइड पे कोई फिगर बना हुआ, किसका हो सकता है, कोई एलिफेंट्स का, लॉइन का, या फिर हॉर्स का, या चैत्य का। ठीक है, अदर साइड क्या होता था, उज्जैन का सिंबल होता था इस तरीके से। देखो ये दिया गया है यहाँ पे, इस तरीके से उज्जैन का सिंबल होता था। और यहाँ पे ये जो है क्या होता था, ये प्राकृत लैंग्वेज में कुछ बोली लिखी होती थी। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे इकोनॉमी देखी। सो नेक्स्ट हम रिलीजन एंड सोसाइटी देखते हैं। यहाँ पे देखो रूलर्स कौन थे, यहाँ पे रूलर्स को मानते हैं कि ये ब्राह्मण थे। ऐसा इस चीज पे काफी कॉन्फ्लिक्ट है कि आपकी आर एस शर्मा बुक में दिया गया है कि ये जो थे सतवानास, ये ट्राइब थे, और ट्राइब जब क्या हो गया, इनका ब्राह्मणाइज्ड हो गए हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये वैदिक सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे। वर्शिप किसकी करते थे, तो वैष्णव गॉड जैसे कृष्ण वासुदेव की वर्शिप करते थे। इन्होंने बुद्धिज्म को भी पैटर्नाइज करने का काम किया, और बुद्धिस्ट मॉन्क को काफी लैंड डेंट्स भी दिए हैं। आश्रम सिस्टम, और ये कंटिन्यू रहा था जो पहले से चलता आ रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का। यहाँ पे ट्रेड क्या है, ट्रेड फ्लरिश हो रहा है। ठीक है, ट्रेड फ्लरिश कैसे हो रहा है, देखो अब यहाँ पे एक चीज समझने की है, मर्चेंट्स और आर्टिशन क्या है, जब ट्रेड फ्लरिश करेगा तो क्या होंगे, इन पे अधिक पैसा आएगा और इनकी स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। अब इन्होंने एक सोशल स्ट्रेटा बनाने की कोशिश करी। ये जिस टाउन से बिलोंग करते थे उस टाउन के नाम पर इन्होंने अपना नाम रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने एक सोशल स्टेटस बनाने की कोशिश की। अच्छा, वुमेन्स की कंडीशन क्या थी, वुमेन्स जो थी वो अदर किंगडम्स के कंपैरिजन में बहुत बेहतर स्थिति में थी। यहाँ पर नेम हम देखें तो राजाओं के नाम अपनी माँ के नाम पर होते थे। जैसे कि गौतमी बालश्री किसका नाम था, गौतमी पुत्र शतकर्णी कौन थे, उनकी माता का नाम गौतमी था, जिस वजह से उनके नाम के आगे गौतमी लगाया गया। इससे यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि देखो उत्तराधिकारी तो पुत्र ही होता था, यानी कि पितृ सत्तात्मक राजकुल था, लेकिन माँ जो थी वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर थी, जिसके आधार पर माँ के नाम पर राजा का जो नाम होता था वो रखा जाता था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिलीजन और सोसाइटी देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख रहे हैं कि सतवानास के क्या आर्ट और क्या आर्किटेक्चर्स थे। ठीक है, सो देखो ये है नॉर्थ और साउथ। ठीक है, बीच में यहाँ पे सतवानास का एरिया है। ठीक है, ये एरिया है इधर इतना। ठीक है, सतवानास है यहाँ पे। अब जब सतवानास है तो ये नॉर्थ और साउथ के बीच में ब्रिज का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी आर्ट्स में नॉर्थ और साउथ दोनों के ही एलिमेंट्स पाए जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इन्होंने किस किस चीज में कंट्रीब्यूशन किया था, मतलब आर्ट और आर्किटेक्चर में इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। सो देखो इन्होंने पैटर्नाइज किया था किसको, जो अजंता पेंटिंग्स के केव 9 और 10 है, इसकी पेंटिंग्स को पैटर्नाइज किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स को पैटर्नाइज किया था। ये भी हाईलाइट करना है यहाँ पे, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को पैटर्नाइज किया था, और इनकी आर्ट्स में दोनों के ही नॉर्थ और साउथ के एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। इन्होंने अशोकन स्तूप को रिप्लेस किया था, वुड और ब्रिक्स थी उसकी जगह पर इन्होंने स्टोन का यूज किया था। एग्जाम्पल इसके अमरावती स्तूप और नागार्जुन कोंडा स्तूप। तो दोनों ही स्तूप याद रखते हैं, ये जो है सतवाना से रिलेटेड है, अमरावती स्तूप और नागार्जुन कोंडा स्तूप। ठीक है, इन्होंने डेवलपमेंट किया था किसका, रॉक कट आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किया था, जिसके थ्रू उन्हें चैत्याज और विहार्स बनाए थे। एग्जाम्पल के तौर पर क्या देखें, कार्ले चैत्य इन अजंता केव्स। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा हम अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में देख लेते हैं। देखो ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, ऐसा नहीं है कि गांधार आर्ट्स की तरह इसमें इंडो ग्रीक रीजन हो, कुछ इंडिया का कुछ ग्रीक्स जो लेके आए हैं उनका कुछ मिश्रण हो। ये प्योरली इंडिजीनियसली क्या है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स है। ठीक है, व्हाइट मार्बल इसमें यूज होता है, इसमें तो ध्यान क्या रखना है, व्हाइट मार्बल का प्रयोग कर रहे हैं इसमें। बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस है थोड़ी, यानी कि बुद्धिज्म से रिलेटेड जो चीजें हैं, जातक कथाएं हैं, वो सभी इन पे बनाई जाती हैं। कृष्णा और गोदावरी की लोअर वैली में अमरावती और नागार्जुन कोंडा प्लेसेस जो हैं, ये जो है मेन प्लेस है, यहीं पे अमरावती स्तूप है, नागार्जुन कोंडा स्तूप है। ठीक है, स्कल्पचर्स में क्या है, स्कल्पचर्स में मेनली जो जातक टेल्स हैं, यानी कि जातक कथाएं हैं बुद्धा से रिलेटेड, वो दी गई हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसके बारे में। अब हम यहाँ पे अमरावती स्तूप के बारे में देखते हैं। देखो ये है अमरावती स्तूप। ठीक है,
कॉलिन एंड मैकेंजी ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। तो याद रखना है कॉलिन एंड मैकेंजी ने डिस्कवर किया था, ठीक है। 3rd सेंचुरी में सतवानास जो है इसको बिल्ड करते हैं। जातकास और बुद्धिस्ट स्टोरी जो है इस पे जगह जगह ये जो है बनाई गई है, ठीक है। माया देवी जो है उनको यहाँ पर दिखाया गया है, माया देवी को। देखो इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखती है वो ये है 5 आर्यकास पिलर। कौन से हैं ये 5, 1 2 3 4 5, ये 5 आर्यकास पिलर हैं, ठीक है। इनको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आया भी है जो कि अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो 5 आरे का पिलर वाला स्तूप कौन सा है, तो दैट इज अमरावती स्तूप। सो देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। आपका आंसर होगा इसमें अमरावती स्तूप। देखो रिसेंट ईयर में पूछा गया है, 2022 में यूपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखा। अब आगे हम देखते हैं, अब यहां हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ सतवानास। आखिरकार सतवानास का डिक्लाइन क्यों हुआ था। देखो सतवानास का क्या है कि हमने देखा था यजनश्री थे वो लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर थे, उसके बाद सभी रूलर्स वीक आते हैं। तो हम जानते हैं कि जब रूलर वीक होगा उस किंगडम का ज्यादा दिन चलना नहीं पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ सेंट्रलाइज्ड पावर, जो सेंट्रलाइज्ड पावर थी वो धीरे धीरे लॉस हो रही थी, और ये मिलिट्री गवर्नशिप का कॉन्सेप्ट आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइज ऑफ फ्यूडेटरीज का यहाँ पे राइज हो रहा है धीरे धीरे करके, तो जिसकी वजह से सेंट्रल पावर और वीक होती जा रही है। आगे हमने क्या देखा, जब राज्य वीक हो जाता है, पुलमई 4 के बाद क्या होता है, पुलमई 4 के बाद इसका डिवीजन हो जाता है 5 किंगडम में। क्या होता है, 5 किंगडम्स में डिवाइड हो जाता है ये, तो ये भी ध्यान रखना है। देखो और फिर सतवानास के बाद कौन आते हैं, तो सतवानास के बाद इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो है वो यहाँ पे आती है। तो ये हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है, इक्ष्वाकु वंश जो है सक्सीडेड बाय इक्ष्वाकु वंश, तो ये भी याद रखना है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा है सतवाना शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। 2 आपको कथन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कौन सा राइट है। सतवाना नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। क्या ये इन्होंने प्राकृत भाषा यूज करी थी, प्राकृत भाषा को पैटर्नाइज किया था। सतवाना काल में कला के लोक पक्ष पर अत्यधिक महत्व दिया था, जो कला का लोक पक्ष था उस पर अधिक महत्व दिया था। तो आपका आंसर यहाँ पे दोनों सही होगा, ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही याद रखने हैं कि सतवानास ने क्या किया था, प्राकृत भाषा के पोषक भी थे और कला के लोक पक्ष को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया था, दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा इसका कारण है, असर्शन और रीजन, ठीक है। यहाँ पे दिया गया सतवाना काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषा का विकास होता था। बिल्कुल होता था, हमने देखा था कि प्राकृत लैंग्वेज तो हो ही रही है, स्क्रिप्ट ब्राह्मी है, संस्कृत भी यूज हो रही है और अदर लैंग्वेजेस भी यूज की जा रही हैं। तो ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, सतवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। साहित्य रचना के लिए देखो हमने क्या देखा था कि संस्कृत जो है उसका रेयरली यूज हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि यूज नहीं हुआ हो। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे इन्होंने किस लिए संस्कृत का यूज किया था, साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को यूज किया था। संस्कृत भी यूज किया, प्राकृत भी यूज किया और अन्य लोक भाषाएं भी यूज की हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ठीक है। तो ये याद रखना है। सो इस तरीके से हमने सतवानास को जो है कंप्लीट किया पूरे चैप्टर को, और यहाँ पे जो पॉसिबल हो सकता था जितने क्वेश्चन ऐड ऑन करना है यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्लेस पे ही वहाँ पे ऐड ऑन कर दिए गए हैं, उसके साथ ही क्वेश्चंस। यदि आपको ये चीज़ पसंद आई हो कि हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं और उस टॉपिक के साथ ही वहाँ मेंशन कर दिया जा रहा है वो PYQ, या फिर जो हम पहले से करते आ रहे थे जिसमें हम पहले एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद पूरा एक सेशन लगाएंगे उसके क्वेश्चंस का, PYQs का, आपको दोनों में से जो आइडिया बेस्ट लग रहा हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।